हेलो डियर स्टूडेंट्स, RS एकेडमी बाना यूट्यूब चैनल में आप सबों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में JCERT हिस्ट्री क्लास 6 का अध्याय 2 आरंभिक समाज को लेकर आया हूं। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें। यदि यह वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो अब हम वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पर एक सोनाक्षी का प्रश्न है। सोनाक्षी अपने दादाजी के साथ मेले घूम रही थी। मेले में काफ़ी भीड़ थी। झूले में जब सोनाक्षी ऊंचाई पर पहुंची तो उसे बड़ी संख्या में आसपास मकान नजर आए। वह सोचने लगी कि क्या लोग हमेशा से ऐसे ही रहते थे। झूले से नीचे उतरकर उसने दादाजी से पूछा, क्या लोग हमेशा इसी तरह रहते थे? तब दादाजी ने उसे बताया। अब दादाजी ने क्या बताया हम लोग आगे देखेंगे। प्राचीन काल में जब मनुष्य इस पृथ्वी पर आया होगा तो उस समय उसका अपना कोई समाज नहीं था। वे अपने भोजन की खोज में इधर उधर भटकता रहता था। लोग खाने के लिए जंगली जानवरों का शिकार करते थे, मछलियाँ और चिड़ियाँ पकड़ते थे, फल, कंदमूल, दाने, पौधे, पत्तियाँ, अंडे इकट्ठा किया करते थे। हमारे उपमहाद्वीप जैसे गर्म देशों में पेड़ पौधों की अनगिनत प्रजातियां मिलती है। इसलिए हर मौसम में पेड़ पौधों से मिलने वाले खाद्य पदार्थ भोजन के महत्वपूर्ण स्रोत थे, ऐसा उसके दादाजी बताते हैं। लेकिन यह सब कर पाना आसान नहीं था, क्योंकि पेड़ पौधों से खाना जुटाने के लिए यह जानना भी जरूरी था कि कौन कौन से फल खाने योग्य हैं और कौन कौन से नहीं। क्योंकि कुछ फल विषैले भी होते थे, यानी कुछ फल जो हैं वह जहरीले होते थे। इसलिए इसे जानना भी बहुत आवश्यक होती थी। ऐसे कई जानवर हैं जो हमसे ज़्यादा तेज भागते हैं तथा हमसे ज़्यादा ताकतवर भी होते हैं। ये सारे बात सोनाक्षी के दादाजी सोनाक्षी को बताए। दोस्तों, मैंने यहाँ कुछ पॉइंट को हाईलाइट कर रखा है जो अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं। जानवरों के शिकार के लिए और चिड़िया या मछलियाँ पकड़ने के लिए उन्हें बड़ा सतर्क, जागरूक और तेज होना पड़ता था। आज हम उन्हें आखेटक या खाद्य संग्राहक के नाम से जानते हैं। तो आखेटक या शिकारी समुदाय के लोग एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे और इसके पीछे कई कारण थे। पहला कारण था, एक ही जगह पर ज़्यादा दिनों तक रहने पर वे आसपास के पौधों, फलों और जानवरों को खाकर समाप्त कर देते थे। दूसरा कारण क्या था, जानवर भी अपने भोजन के लिए जगह बदलते थे। और तीसरा कारण था, अलग अलग स्थानों पर अलग अलग मौसम में पेड़ों और पौधों में फल फूल होते हैं। चौथा कारण था, पानी की आवश्यकता के कारण वे भी घूमते रहते थे, क्योंकि जल स्रोतों में हमेशा पानी नहीं रहता था। तो दोस्तों, इस तरह का 4 कारण उसके दादाजी उसे बताते हैं। अब यहाँ पर देखिए, एक तस्वीर दिया हुआ है जिसमें शिकार करते आदि मानव को दिखाया गया है। अब हम लोग आदि मानव का निवास स्थान के बारे में समझेंगे। आदि मानव के रहने के स्थान गुफाओं, कंदराओं तथा नदियों और झीलों के किनारे मिले हैं। आदि मानव जो है, इनका रहने का स्थान जो है गुफाओं में रहते थे, कंदराओं में और नदियों और झीलों के किनारे मिले हैं। मानव धूप, वर्षा और ठंडक तथा जंगली जानवरों से बचने के लिए गुफाओं तथा कंदराओं में रहते थे। और ऐसा माना जाता है कि ये लोग धूप से बचने के लिए, वर्षा से, ठंड से और जंगली जानवरों से बचने के लिए गुफाओं तथा कंदराओं में रहते थे। नदियों और झीलों से उन्हें पीने का पानी मिल जाता था। जिन स्थानों पर मानव रहते थे उस स्थान पर अनेक प्रकार के औजारों के अवशेष भी मिले हैं। उसे हम उद्योग स्थल एवं आवासीय स्थल भी कहते हैं। दोस्तों, यह बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। आदि मानव जहाँ रहते थे तो उसे क्या कहा जाता है? उद्योग स्थल एवं आवासीय स्थल। अब हम लोग पाषाणकालीन औजारों के निर्माण।
यहाँ पर समझना है कि पाषाणकालीन औजार कैसे बनाए जाते थे। उस काल में औजार दो तरीके से बनाए जाते थे। तो यहाँ पर समझना है कि पाषाणकालीन में औजार जो हैं वह दो तरीके से बनाए जाते थे। पहला विधि था पत्थरों को पत्थर से टकराकर, यानी जिस पत्थर से कोई औजार बनाना होता था उस पत्थर को एक हाथ में लेकर किसी दूसरे पत्थर से आज के हथौड़ा जैसा वार किया जाता था, जिससे धीरे धीरे पहला पत्थर एक निश्चित औजार का रूप ले लेता था। इस तरह से पहला विधि द्वारा औजार का निर्माण किया जाता था। और अब हम लोग दूसरी विधि को देखेंगे। इसका दूसरी विधि को दबाव विधि या वलय विधि कहते हैं। इसमें पत्थरों को एक निश्चित जगह पर रखकर पत्थरों के औजारों या हड्डियों के निश्चित आकार को रखकर बड़े पत्थरों से दबाव देकर तोड़ दिया जाता था, तो दूसरा पत्थर भी औजार का रूप ले लेता था। इस तरह से पाषाणकालीन औजार का निर्माण किया जाता था। अब यहाँ पर देखिए चित्र 2.3 और चित्र 2.4 में जड़ों को खोदने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले औजार। इस तरह का औजार का प्रयोग जो है से जड़ों को खोदने में किया जाता था। और चमड़े के वस्त्रों को सिलने का औजार इस तरह से था। अब हम लोग वस्त्रों का निर्माण को समझेंगे कि उन लोग किस तरह का वस्त्र का निर्माण करते थे। पाषाणकालीन मानव जानवरों के मांस का उपयोग अपनी भूख मिटाने के लिए करते थे। हम लोगों ने इसके पूर्व में देखा कि पाषाणकालीन मानव जानवरों के मांस का उपयोग अपनी भूख को मिटाने के लिए करते थे, लेकिन जब ठंड के मौसम में उन्हें ठंड का अनुभव होता होगा तो जानवरों के खाल तथा पेड़ की पत्तियों को वह ठंड से बचाने के लिए उपयोग करते होंगे। उनका यह वस्त्र के रूप में उपयोग किया जाने वाला खाल या चमड़ी अस्थायी नहीं रहता होगा। ठंड का मौसम समाप्त होते ही उन वस्त्रों को फेंक देते होंगे, क्योंकि चमड़ों से दुर्गंध आती होगी। एकदम सही बात है कि हम सभी जैसे कपड़े पहनते हैं अस्थायी रूप से, उस तरह से उन लोग अस्थायी रूप से चमड़े का खाल नहीं पहन सकते हैं, क्योंकि उसमें दुर्गंध निश्चित रूप से आने लगेगी। अब यहाँ पर देखिए कुछ पूरा स्थल के बारे में फैक्ट दिया हुआ है और लिखा है कि यह भी जाने, अर्थात हम लोगों को इसको जानना है। पूरा स्थल उस स्थान को कहते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जहाँ औजार, बर्तन और इमारतों जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। अगर पूछा जाए कि पूरा स्थल किसे कहा जाता है तो उस स्थान को कहते हैं जहाँ औजार, बर्तन और इमारतों जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। ये वस्तुएं जमीन के ऊपर, अंदर, कभी कभी समुद्र या नदी के तल में भी पाई जाती है। अब हम लोग आदि मानव के बारे में जानकारी के स्रोत के बारे में समझेंगे। पुरातत्वविदों को जमीन की खुदाई, जमीन और झीलों के ऊपरी भाग में पाषाणकालीन कुछ पत्थरों, लकड़ियों तथा हड्डियों के अवशेष मिले हैं। तो दोस्तों यहाँ पे समझना है कि पुरातत्वविदों को जमीन की खुदाई, जमीन और झीलों के ऊपरी भाग में पाषाणकालीन कुछ पत्थरों, लकड़ियों तथा हड्डियों के अवशेष मिले, जिससे आदि मानव के जीवन के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, जो चित्र संख्या 2.5, 2.6 एवं 2.7 में पाषाणकालीन औजारों को दिखाया गया है। इसमें भिन्नताएं ढूंढने का प्रयास कीजिए। देखेंगे 2.5, 2.6 और 2.7 को। यहाँ देखिए चित्र 2.5 है, पत्थर के प्राचीनतम औजार। यह सबसे प्राचीनतम औजार पत्थर का यह था। इसके बाद 2.6 में है कई हजार साल बाद बनाए गए औजार। अब देखिए जो शुरुआत में जो औजार बनाया गया था वो बहुत बड़ा बड़ा था, लेकिन इसके बाद देखिए कुछ औजार में मॉडिफाई किया गया। इसके बाद और बाद में बनाए गए, अब चित्र 2.7 में है कि और बाद में बनाए गए पत्थर के औजार। और इसके बाद देखिए जो पुनः जो बनाया गया इसका भी एक अलग आकार दिया गया। तो इस प्रकार के पाषाणकालीन औजार थे। तो अब हम लोग भारत के विभिन्न स्थानों में पूरा पाषाणकालीन औजार मिले हैं उसे भी समझेंगे। उड़ीसा में मयूरभंज, मध्य प्रदेश में भीमबेटका, राजस्थान में दिदवाना, गुजरात में हिरान घाटी और झारखंड में झरिया और चाईबासा।
अब हम लोग झारखंड के विभिन्न स्थलों में प्राप्त प्रागैतिहासिक उपकरण को देखेंगे। पहला है पत्थर की कुल्हाड़ी तथा भाले। ये झरिया के कोयला खानों में मिला है और पुरापाषाण युग में। दूसरा है चाकुनुमा धारदार पत्थर। यह जो है चाईबासा चक्रधरपुर के निकट संजय नदी घाटी में तथा कई अन्य स्थलों में बूढ़ा तमाड़ में मिला है। और यह किस युग में? नवपाषाण युग में एवं सेरो रांची में। तीसरा है सुंदर कुल्हाड़ी। यह जो है बुद्धा डी तमाड़ रांची से मिला है और नवपाषाण युग में। इसके बाद चौथा में है तांबे की कुल्हाड़ी। यह बसिया गुमला मिला है ताम्र युग में। अब यहाँ पर देखिए, यह आपका भीमबेटका मध्य प्रदेश एक आवासीय पूरा स्थल है। इस प्रकार की प्राकृतिक गुफाएं विंध्य और दक्कन तथा गुजरात के पर्वतीय इलाकों में भी पाई जाती है। अब हम लोग आग की खोज के बारे में समझेंगे कि आग जलाने का प्रयास। अब यहाँ पर देखिए, एक आदि मानव जो है आग जलाने का प्रयास कर रहा है। यहाँ पर लिखा है कि मानव जब पत्थरों के औजार बनाते थे उस समय आसपास के दो पत्थरों को टकराने पर चिंगारियाँ निकलती होगी। इस चिंगारियों के द्वारा सूखी पत्तियाँ और घास जलने लगी होगी। घास और सूखी पत्तियों के जलने से ठंड के दिनों में उन्हें राहत महसूस हुई होगी। तभी से मानव आग से परिचित हुआ। आग का प्रयोग अनेक कार्यों जैसे रोशनी के लिए, मांस पकाने के लिए और खतरनाक जंगली जानवरों को भगाने के लिए किया जाता होगा। आज भी जहाँ घने जंगलों से हाथियों और जंगली सुअरों का झुंड निकलता है, वहाँ लोग लंबी लकड़ियों या बांसों के एक छोर पर कपड़ा बांध देते हैं, उसमें किरोसिन तेल छिड़क कर आग जला देते हैं। इस तरह जंगली जानवर आग को देखकर भाग जाते हैं। हमें झारखंड के सारंडा, सिल्ली, तोपचांची व टुंडू आदि क्षेत्रों में देखने को मिलता है। यहाँ लिखा है कि प्राचीन काल में आग जलाने के लिए चकमक पत्थर का प्रयोग होता था। दोस्तों, बहुत ही स्टार पॉइंट है। प्रश्न में पूछा जाता है कि प्राचीन काल में आग जलाने के लिए किस पत्थर का प्रयोग किया जाता था, तो याद रखना है चकमक पत्थर का प्रयोग किया जाता था। अब हम लोग जलवायु परिवर्तन को समझेंगे। आज से लगभग 12,000 वर्ष पूर्व दुनिया की जलवायु में परिवर्तन के फलस्वरूप गर्मी बढ़ने लगी। धीरे धीरे घास वाले मैदान बनने लगे और घासों को खाकर जीने वाले जानवर जैसे हिरन, बारहसिंहा, भेड़, बकरी, गाय आदि की संख्या बढ़ने लगी। मानव भी इनसे खाने पीने की आदतों और प्रजनन के समय की जानकारी हासिल करने लगे। लोग इन जानवरों को अपनी ज़रूरतों के अनुसार पालने लगे होंगे। मौसम में परिवर्तन के अनुसार कुछ इलाकों में गेहूँ, जौ और धान से अनाज प्राकृतिक रूप से उगने लगे होंगे। उन अनाजों के स्वाद को चखकर मानव ने भोजन के लिए इन्हें इकट्ठा करना शुरू किया होगा। धीरे धीरे मानव की ओर अग्रसर होने लगे और नवपाषाण युग की शुरुआत लगभग 10,000 से 4,000 ईसा पूर्व तक माना गया है। इसमें मानव पूर्ण रूप से अस्थायी और विकसित हो गया था और इसे नवपाषाण युग भी कहते हैं। अब हम लोग पाषाण काल के विभिन्न चरण को समझेंगे। पाषाण काल को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। पहला है पूरा पाषाण काल, जो 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले तक है। और दूसरा है मध्य पाषाण काल, जो 12,000 साल से 10,000 साल पहले तक माना गया है। और तीसरा है नवपाषाण काल। यहाँ लिखा हुआ है कि यह भी जाने, तो इसको भी हमें जानना है कि आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में हुआ था। एकदम याद रखना है। पूर्व पाषाण काल में मानव की जीविका का मुख्य आधार शिकार था और पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ था और कृषि की शुरुआत नवपाषाण काल में ही हुई थी। अब हम लोग शैल चित्रकारी अर्थात रॉक आर्ट के बारे में समझेंगे। देखिए दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हर व्यक्ति में कुछ न कुछ आर्ट होता है, कुछ न कुछ कला होता है। तो प्राचीन काल में लोग जिन गुफाओं और कंदराओं में रहते थे उन्हें सजाकर रखना सीख गए थे।
उन्होंने अपने औजारों को परिष्कृत करके कलात्मक ढंग से प्रभावशाली फलक का निर्माण किया और पाषाण खंड पर आकृति को उकेर करके प्रथम कला का निर्माण किया, जिसे शैल चित्र कहते हैं। वे इन चित्रों को खाली समय में मेहनत से बनाकर खुशी का अनुभव करते थे। इन चित्रों का विषय मुख्यतः आखेटक, पशु पक्षी, पेड़ पौधे एवं ज्यामितीय आकृतियों के नमूने होते थे। इन लोगों ने जो चित्र बनाता था मूल रूप से पशु पक्षी, पेड़ पौधे और ज्यामितीय आकृतियों के नमूने होते थे। ऐसी चित्रकारी हमें अजंता, एलोरा यानी महाराष्ट्र, भीमबेटका मध्य प्रदेश, बिहार के भागलपुर, राजगीर तथा झारखंड के हजारीबाग से प्राप्त हुए हैं। यानी ये सारे जो है से शैल चित्रकारी आपको महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में और झारखंड में मिले हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, प्राचीन काल की एक गुफा में बनाया गया शैल चित्र। यहाँ पर देखिए एक सांड का चित्र दिख रहा है, चित्र है, इधर भी है, जो कि प्राचीन काल की एक गुफा में बनाया गया शैल चित्र है। अब हम लोग बुल्लू इमाम के बारे में जानेंगे कि इनका जन्म 31 अगस्त 1942 ईस्वी को हुआ था। ये पर्यावरणविद होने के साथ साथ झारखंड में आदिवासी के कला एवं धरोहर को एक अंतर्राष्ट्रीय पहचान बनाने में जुटे हुए हैं। इन्होंने हजारीबाग के इस्को ग्राम में पहले शैल चित्र की खोज की थी। हजारीबाग के इस्को में इस सबसे पहले बुल्लू इमाम के द्वारा ही खोज की गई थी। इसके बाद है कर्णपुरा घाटी में इन्होंने कई शैल चित्रों की खोज भी की। कोहबर एवं सोहराय चित्रकला को इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मंच प्रदान किया। और इसके साथ साथ वर्ष 2011 में गांधी अंतर्राष्ट्रीय शांति पुरस्कार भी मिला। बुल्लू इमाम के दादा सैयद हसन इमाम 1916 में कलकत्ता उच्च न्यायालय के जज बने एवं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बम्बई अधिवेशन 1918 के अध्यक्ष भी रहे थे। झारखंड के हजारीबाग, गढ़वा, रांची, कोडरमा व गिरिडीह आदि जिलों में शैलचित्र प्राप्त हुए हैं, जिसके खोजकर्ता निम्नलिखित हैं। हजारीबाग में बुल्लू इमाम के द्वारा, गढ़वा में डॉक्टर राकेश तिवारी, रांची में डॉक्टर बिंदुला जायसवाल और कोडरमा गिरिडीह में डॉक्टर ए.के. प्रसाद, इनके द्वारा जो है से शैलचित्रों का खोज किया गया है इन जिलों में। अब देखिए शैलचित्र जो है भवनाथपुर गढ़वा का, वह गढ़वा के शैलासराय भवनाथपुर प्रखंड के घने जंगल के कैमूर पर्वत पर स्थित है। पूछ सकता है कि गढ़वा जिले के किस पर्वत पर स्थित है, तो कैमूर पर्वत पर। कैमूर की ये पहाड़ियाँ चूने पत्थर की है, जो शैलाश्रयों के प्राकृतिक रूप में सर्वदा अनुकूल है। यहाँ चित्रों को गेरू मिश्रित घोल एवं कुच्ची की सहायता से बनाया गया है। अधिकांश चित्रण प्राकृतिक शैली के हैं। पशु चित्रों का रेखांकन बड़ा ही स्वाभाविक है। इन पशु आकृति में हिरण एवं बारहसिंघे प्रमुख हैं। उसी तरह से शैलचित्र हजारीबाग का इस्को ग्राम, हजारीबाग जिले के बड़का गांव प्रखंड में अवस्थित इस्को ग्राम की पहाड़ी में शैलचित्र की खोज बुल्लू इमाम ने की थी। यहाँ 3 शैलाश्रय के अंदर शैलचित्र मिले थे, जिसमें पहला है कि यह एक पहाड़ी के अंदर विद्यमान है। यह काफ़ी बड़ा है। इसके अंदर एक नाला है जो सालों भर बहता है। इस नाले के मध्य पाषाणकालीन प्रस्तर औजार प्राप्त हुए हैं, जिससे मध्य पाषाण काल में मानव के इस क्षेत्र में रहने की पुष्टि होती है। दीवारों पर पशुओं और वनस्पतियों के सुंदर शैलचित्र भी बने हुए हैं। दूसरा है कि यह छोटे आकार की प्राकृतिक गुफा है। यह कोहबर नाम से प्रसिद्ध है। और तीसरा है कि शैलाश्रय के अंदर 26.5 × 3 मीटर का चित्र मिला है। इसमें मानवों एवं पशुओं का अंकन प्रमुखता से किया गया है। मनुष्य के हाथ एवं पैर स्पष्ट रूप से अंकित है। कुछ स्थानों पर एक पुरुष कंधों पर शिकार लिए हुए हैं। यह आखेटक का दृश्य है। तो दोस्तों, यह था आरंभिक समाज। दोस्तों, आई होप आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।